नमस्कार वीर जवान साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 की हमारी जो भूगोल है उसमें भौतिक भूगोल या भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है, जिसे हम भौतिक भूगोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भौतिक भूगोल का पार्ट इसके अंदर पढ़ रहे हैं। दूसरा भारत का भूगोल भी उसे कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो उसका नाम लिखा है वो है भौतिक पर्यावरण, यानी भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत के वेदर के बारे में, भारत की सीजन के बारे में, आदि चीजों के बारे में हम पढ़ते हुए भारत की स्थिति और आकार के बारे में, भारत के भूभागों के बारे में, आदि चीजों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और इसी क्रम में आज हमारा जो लेक्चर है वो 4 है और चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम जलवायु पे चर्चा करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर पिछले चैप्टर में भी तो, पिछले लेक्चर में भी तो जलवायु पे चर्चा हुई थी। हाँ, पिछले लेक्चर जो था वो जलवायु से रिलेटेड था, लेकिन जलवायु की कुछ बेसिक बातें जिनसे जलवायु प्रभावित होती है वो एक कारण नहीं है लाडले, वो ढेर सारे कारण है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, आज के इस लेक्चर में हम जलवायु से जुड़े हुए वो कारक जो हवा से बने हुए, वायु से बने हुए, पवनों से बने हुए, हवाओं से बने हुए, उन पर चर्चा करेंगे। और ऐसे ही हम 3 कारक देखेंगे। कितने कारक देखेंगे? 3 कारक। देखिए आज का जो लेक्चर फ्लो वो क्या है, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े हुए कारक की चर्चा हम करेंगे और इन कारकों से ही निकल के आएगा दूसरा पॉइंट, जलवायु विविधता के को समझने हेतु ये 3 कारक महत्वपूर्ण है। यानी 3 कारक जो है उन 3 कारकों का अध्ययन हम करेंगे कि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें 3 कारक कौन से हैं। अब देखो 3 कारकों की बात करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने 3 कारक ऐसे पढ़े हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रहे थे। इसके अलावा हमने 5 कारक और देखे थे जो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं और आज हम 3 कारक और देख रहे हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब ये सारे कारक मिला दिया जाए तो सारी खिचड़ी बन जाती है, इसलिए हमने एक एक पार्ट में इनको पढ़ा है। पहले 3 कारक कौन से थे जो जलवायु को प्रभावित कर रहे थे? उनमें सबसे पहले हमारा वेदर आ रहा था, जिसे हम मौसम कहते हैं। सबसे पहले जलवायु को कोई प्रभावित कर रहा था तो वो मौसम कर रहा था। ये पल भर में बदलने वाली अवस्था है और जलवायु जो है वो सैकड़ों सालों में बदलती है, लेकिन पल भर में बदलते बदलते एक स्थिति को लेकर आ जाता है। अगर मौसम एक जैसा हो जाता है सैकड़ों सालों में उस स्थान पर तो वो जलवायु का रूप ले लेती है। हम जलवायु के कारकों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, और ये कारक जो मैं बता रहा हूं वे पढ़ चुके हैं। मैं आपको पृष्ठभूमि तैयार करते हुए फिर से मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जलवायु को प्रभावित करने में मौसम है, मौसम के अलावा सीजन जो होती है जिसे हम ऋतु कहते हैं वो भी किसको प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। ऋतुएं जो होती है 6 हमने पढ़ी, लेकिन ये 2-2.5 महीने में चेंज होती रहती है और ये लगातार चेंज नहीं होती है। और वैसी स्थिति अगर बन जाती है किसी स्थान पर तो सैकड़ों सालों बाद वो स्थान कैसा हो जाता है, वहां की जलवायु वैसी हो जाती है। उसके अलावा हमने हवाओं की बात की थी, यानी मानसून की बात की थी हमने कि मानसून जो होता है उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। किसी स्थान का मानसून कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वहां की जलवायु धीरे धीरे बदल जाती है। तो ये 3 कारक हमने ये देखे थे और ये तीनों ही कारक मौसम, ऋतु और मानसून जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं भाई? जलवायु को। ठीक है, तो क्लाइमेट को ये प्रभावित करते हैं। 5 कारक और कौन से थे? 5 कारकों में पहला था अक्षांश। अक्षांश रेखाएं जो होती है इस पर हमने बहुत चर्चाएं की है कि 2 अक्षांश जो होती है उनके बीच की जो दूरी होती है वो जोन के नाम से जानी जाती है, जबकि देशांतर की जो दूरी होती है वो गोरे के नाम से जानी जाती है। 2 अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, जबकि 2 देशांतर के बीच में जो दूरी होती है 111.32 यानी 3-2 होती है। ये हमने सारी चीजें जो है पढ़ी है, लेकिन आप इतना याद रखें कि अक्षांश रेखाएं जो आडी वाली होती है और खड़ी रेखाएं जो होती है वो देशांतर होती है। तो देशांतर का जिक्र हमने नहीं किया था, सिर्फ अक्षांश की बात हमने की थी और अक्षांश की बात इसलिए की थी क्योंकि वो जलवायु को प्रभावित करती है। अब आगे अगर हम देखें तो उसके बाद अगर कोई प्रभावित करता है जलवायु को तो वो हिमालय है। अगर मैं 2 शब्दों में कहूं जलवायु क्या है तो मौसम, ऋतु,
मानसून, हिमालय की स्थिति, अक्षांशों की स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, ये सारी चीजें जो है ऊंचावच, ये सब मिलकर जिसका निर्माण करते हैं और ये निर्माण सैकड़ों सालों में होता है, उसी को हम जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं। तो हिमालय प्रभावित करता है, ये हमने देखा। इसके अलावा ऊंचावच यानी उबड़ खाबड़ जो स्थान है वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, ऊंचावच जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा जलवायु को कोई अगर प्रभावित करता है तो वो समुद्र से दूरी कितनी है किसी स्थान की, समुद्र से दूरी कितनी है किसी स्थान की, या फिर समुद्र से वो स्थान ऊंचा कितना है, ये भी प्रभावित करता है जलवायु को। अब जैसे देखो कई एग्जाम्पल हमने पढ़े, लेकिन देखो एक ही अक्षांश पर होते हुए ये चीजें प्रभावित कर देती है किसी मौसम को। जैसे हमने देखा दार्जिलिंग और आगरा जो है एक ही अक्षांश पर है, फिर भी यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस तापमान और यहाँ का 16 डिग्री सेल्सियस तापमान जो जनवरी में है हमें देखने को मिलता है एक अक्षांश पर होते हुए। तो ये जलवायु में बदलाव है। किस में बदलाव है? जलवायु में। क्या एक दिन में आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं आता। जलवायु में बदलाव एक दिन में नहीं आता है, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ऋतु में 2-2.5 महीने में आ जाता है। मानसून जो है वो तो हवाएं हैं, वो तो जो है जून के महीने में अपने आप ही अंडमान निकोबार और केरल से घुस जाती है भारत में। लेकिन मौसम जो है वो तो पल भर में बदलता है। अक्षांश रेखाएं कैसे प्रभावित करती है, किस अक्षांश पर कौन सा स्थान है, हिमालय कैसे प्रभावित करता है। मानसून की जो हवाएं आती है हिमालय उनको रोक लेता है और वो वापिस जब लौटती है वहां रुक जाती है तो वहां बहुत ज्यादा बारिश कर देती है। इसके अलावा भारत में बिजली उत्पादन में हिमालय का बहुत बड़ा सहयोग है। आप कहेंगे बिजली उत्पादन में कैसे सहयोग हुआ सर? क्योंकि बिजली उत्पादन जो है वो नदियों से किया जाता है और नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी कहां से निकल रही थी? हिमालय से निकल रही थी। ऊंचावच यानी देश की स्थिति में उबड़ खाबड़ स्थान जो है वो भी जलवायु में महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। जैसे कि ऊंचा स्थान होगा वहां की जलवायु अलग होगी। हमने ये देखा था कि धरती से 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो क्या है जो है घट जाता है और 32 मीटर नीचे जाती 32 मीटर जैसे धरती के नीचे जाएंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए जो कुएं होते हैं वो पसीने से लथपथ होते हैं। एक स्लाइड में मैंने इस चीज को लिख रखा है, वहां और इसको देखेंगे हम। समुद्र से दूरी, किसी स्थान की दूरी कितनी है समुद्र से, वो भी मायने रखती है। कोई स्थान समुद्र से ऊंचा कितना है वो भी मायने रखता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि समुद्र से ऊंचाई दूरी जो है, समुद्र का जो समुद्र तल होता है वो किस प्रकार मापा जाता है, तो ध्यान से देखना आपको उस लेक्चर को भी। तो ये चीजें तो प्रभावित करती है, ये तो हम पढ़ चुके। ये हम क्या कर रहे थे, ये हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में फिर ये 3 कारक कौन से आगे, ये 3 नहीं 4 है, 4 नहीं 5 है, 5 नहीं 6 है। जितना इसको डिटेल से हम समझेंगे उतना ही जलवायु हमारे समझ में आएगी। और एक बात गौर से सुन ले लाडले, 100 में से 100% यानी 100 में से 100% क्या पूछा जाएगा? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको ये 3 कारक भी लिखना है, ये 5 कारक भी लिखना है, और आज हम जिस पे चर्चा करने वाले वो कारक भी आपको लिखना है। ये लेक्चर फ्लो था, लेकिन पृष्ठभूमि को हमने यहां बनाया ताकि जैसे ही स्लाइड अगली आए आपको तुरंत समझ में आ जाए कि आज 3 कारक हम कौन से पढ़ने वाले हैं। ये पहला कारक होगा और ये दूसरा कारक होगा। तीसरा कारक आगे की स्लाइड में है इस प्रकार से, ये हमारा तीसरा कारक होगा। तो हम पहले कारक को पढ़ते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़े। आज जो हमारा लेक्चर चलेगा वो 4 चीजों को लेकर चलेगा। सबसे पहला नाम होगा एक जेट स्ट्रीम, जो आप में से बहुत कम बच्चों को पता है क्योंकि किताब में इसके बारे में बहुत कम दे रखा है कि जेट स्ट्रीम क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो है वायुदाब। अब तक हमने ये देखा कि वायु दाब जो होता है वो एक सिंपल वायु का दाब होता है, लेकिन कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद किसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, और वो जो चीज है उसका नाम है वायु संचरण। वायु संचरण। और एक महत्वपूर्ण चीज आने वाली है और उस चीज का नाम है वायु संहिता। तो ये 4 चीजें जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब आप कहेंगे सर आपने ये सारा लिख तो रखा है, फिर इनको एक्स्ट्रा लाने की कहां जरूरत है? ये देखो जेट प्रवाह लिख रखा है। ये जेट प्रवाह जिससे बनता है वो जेट स्ट्रीम है। वायुदाब का प्रभाव हमें पढ़ना है तो पता तो होना चाहिए वायुदाब क्या है।
पवनों का प्रभाव हवाएं होती है, पवनों की गति, पवनों की दिशा, गति और दिशा ये हम देख चुके हैं पहले। वायु संचरण आपके सामने है और वायु संहिता आपके सामने है। इसको वायु संहिताएं बोल देते हैं क्योंकि ये ढेर सारी होती है। वायु संहिताएं लिख दो इसको, है ना। एक वायु संहिता अलग होती है जो भगवान शिव के बारे में बताती है, तप कैसे होता है, ध्यान कैसे होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, सगुण भक्ति क्या होती है। तो वो तो हिस्ट्री की बातें है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। ये वायु संहिता वायु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वायु से रिलेटेड है। तो इन पे एक एक पे चर्चा करेंगे ताकि अपन को तीनों कारक यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे लाडले? चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो एक एक की बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारा वायुमंडल जो है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल क्या है भाई? वायुमंडल। सबसे पहले वायुमंडल में जो परत होती है ये तो हमारी धरातल है। ये क्या है? हमारी धरातल। में छोटे से रूप में आपको समझा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। धरातल, धरातल के ऊपर जो इस प्रकार से बना हुआ है, यहां से मैं जहां खड़ा हूं वो धरातल है और यहां से ऊपर हम जाएंगे जब जो मंडल आता है उसको हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से? शोभ मंडल के नाम से। शोभ मंडल से जो ऊपर मंडल आएगा उसको हम समताप मंडल के नाम से जानेंगे। समताप मंडल। इसके ऊपर जो मंडल आएगा उसको हम जो है आयन मंडल, ओजोन मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा और फिर बहिर्मंडल आएगा। तो ओजोन मंडल आया, फिर आयन मंडल आया और उसके बाद जो सबसे ऊपर होगा यहां पे उसको हम कहेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं मैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां से लेकर कुछ दूरी तक शोभमंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल होगा। हमारे काम की चीज यहां तक ही, सबसे ऊपर बहिर्मंडल होगा। हमें बात करनी है समताप मंडल की ताकि हम जेट स्ट्रीम को समझ सकें। तो शोभमंडल के बाद कौन सा आता है? समताप मंडल। ऊपर की ओर कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। ठीक है। अब क्या होता है, अब जब हम वायु संचरण को और वायु दाब को जब समझेंगे, जब भी ये चीज काम आएगी, तो जैसे वायु का दाब बनेगा तो ऊपर हल्की वायु रहेगी जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है, नीचे भारी जो गैसें हैं, हवाएं हैं वो रहेगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसमें वायु दाब में ये चीजें और काम आने वाली है। तो अब हम जेट स्ट्रीम को समझते हैं। जेट स्ट्रीम जो होती है ये हवाएं हैं। क्या है? ये हवाएं हैं। क्या ये पृथ्वी पर चलती है? नहीं, धरातल से थोड़ी सी ऊपर चलती है। धरातल से ऊपर कहां चलती है? तो धरातल से ऊपर जो समताप मंडल है, कौन सा मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल इसमें चलती है। किस में चलती है? ये समताप मंडल में। यानी धरातल से थोड़ी सी ऊपर शोभमंडल जैसे ही खत्म हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि शोभमंडल से ऊपर चलती है और समताप मंडल के अंदर चलती है। किस गति से चलती है ये? तो ये गर्मी जब होती है, क्या होती है भाई? गर्मी जब होती है तो इनकी रफ्तार रहती है 110 किलोमीटर पर हावर्स। क्या रहती है भाई? 110 किलोमीटर पर हावर्स गति से चलती है। ये इतनी तेज चला करती है। लेकिन जब सर्दी होती है, क्या होती है? सर्दी होती है ठिठुरने वाली सर्दी, शिशिर सर्दी जिसे हम कहते हैं। ऋतु में पढ़ा ना हमने शिशिर, तो वो ठिठुरने, शिशिर तो बिल्कुल इस प्रकार की थी कि हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जो सिसकने वाली हवा थी, एक हेमंत थी। तो ये चीजें हमने देखी है। तो सर्दी के अंदर इसकी स्पीड हो जाती है 184 किलोमीटर प्रति हाउस, यानी पर घंटे में। यानी कि जेट स्ट्रीम एक हवा है। जेट स्ट्रीम क्या है? एक हवा है, जैसे मानसूनी हवा होती है। ये समताप मंडल में चलती है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। किस में चलती है? ये समताप मंडल में। लेकिन इसका थोड़ा सा अंश अगर शोभमंडल में चल जाए तो वो सूखा सूखा सा चलता है। कैसा चलता है? सूखा सूखा सा। और सूखा चलने के कारण इस जेट स्ट्रीम को कई बार पछुआ पवने भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? पछुआ पवने। लेकिन सर्दी के अंदर ये बहुत तेज हो जाती है। 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और कई बार ये क्या करती है? चक्रवाती रूप में या फिर किसी ना किसी रूप में बारिश कर देती है सर्दियों में। और सर्दियों में जो बारिश होती है इस प्रकार से, उसको हम मावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मावट के नाम से।
देखो मैं आपको 3-4 छोटी छोटी चीजें बता चुका हूं। जेट स्ट्रीम जो होती है वो हवाएं हैं, समताप मंडल में चलती है, 110 किलोमीटर पर आवर्स गर्मी में, 184 किलोमीटर पर आवर्स सर्दियों में चलती है। सर्दियों में अगर ये बारिश करती है तो माहुट कहलाती है, इसका दूसरा नाम पछुआ पवने भी है। ये चीजें हमने देख ली, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इसकी जो गति है, ये चलने की जो दिशा है, जैसे जल चलती है, जल राशियां जो चलती है, जल जो चलती है जल के हिसाब से ही ये चला करती है। जैसे नदी का बहाव होता है ठीक उसी प्रकार से ये चला करती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हवाएं जो है उस पर चर्चा कर ली, गर्मी में कितनी चलती है चर्चा कर ली, सर्दी में कितनी चलती है चर्चा कर ली, माउट इसे कहते हैं चर्चा कर ली, पछुआ पवने इसे कहते हैं चर्चा कर ली, जल की दिशा में चलती है हमने ये देख लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जैसे पप्पू पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने आपको बताया ना पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो आपको पप्पू याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा करती है। वैसे ही इनकी दिशा भी क्या रहेगी, जेट स्ट्रीम की पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी। ये चीज हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ ली कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। अब आप जब हम इसको पढ़ेंगे पूरे को इसको, तो आप समझ आएंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है और इसका प्रवाह क्या होता है, क्योंकि हमने जेट स्ट्रीम को समझ लिया है। अब चीज आती है हमारे सामने वायुदाब। ये बैरोमीटर से नापा जाता है, ये तो एक और बात हुई, नापा किससे जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझे कि ये होता क्या है, वायुदाब होता क्या है। वायुदाब बहुत सिंपल चीज है। वायुमंडल में हवाएं होती है, गैसें होती है, तो बढ़ती रहती है। तो उन सारी हवाओं का जो दाब पड़ता है किस पर, धरातल पर। किस पर पड़ता है भाई, धरातल पर। सारी हवाओं का जो दाब है वो अगर पड़ता है धरातल पर तो उसको हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैस है तो ऊपर रहेगी, और दबती कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे भारी गैस जो है वो धरातल के ऊपर ही रहेगी। तो जो हवाओं का जो दाब लगता है उसको वायुदाब के नाम से जाना जाता है। तो ये दाब है, बस बहुत छोटी सी चीज है। अब बिल्कुल छोटी चीज कौन सी है, वायु संहिता, वो शिव वाली नहीं जो भगवान शिव के बारे में बताती है। ये वायु संहिता वायु का घेराव है। क्या है ये, वायु का घेराव। बहुत अच्छी बात है। अब वायु संचरण क्या है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि वायु संचरण क्या है। अब आप कह रहे हैं सर आप इसको तो पढ़ा नहीं रहे हो और ये अलग चीजें बता रहे हो। ये अलग चीजें पढ़ने के बाद ही ये डायग्राम समझ में आने वाला है। तो देखिए वायु संचरण, वायु संचरण क्या है। ये हवा चली, ये हवाएं जो है पवने लिख दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये चली तो इनमें तापमान भी रहेगा और इनमें आर्द्रता ही रहेगी, आर्द्रता जो होती है वो भी इनमें रहेगी। ये तापमान और आर्द्रता जो है इसका ये पुनः वितरण कर देती है धरती पर। क्या कर देती है, पुनः वितरण कर देती है धरती पर। इससे जो धरातल है, क्या है भाई, जो धरातल है उसका जो तापमान है, उसकी जो आर्द्रता है वो इक्वल हो जाती है, समान हो जाती है। और काफी धरती का जो टेम्परेचर है उसको इक्वल बनाने के लिए काम करता है वायु संचरण। कौन करता है, उसमें आर्द्रता और तापमान है वो पुनः लौटा देता है ताकि धरातल पर सही तरीके से तापमान और आर्द्रता बनी रहे। अगर यहां तक समझ में नहीं आया है तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि गर्म हवाओं के साथ पानी ऊपर उठा, गर्म होने के बाद उठा पानी, सूर्य की किरणें समुद्र के ऊपर पड़ी, समुद्र का पानी, महासागर का पानी गर्म हुआ, जल वाष्प बना और जल वाष्प बन के ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ। क्योंकि गर्म हो गया था, ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ तो बादल का रूप ले लेता है, और जैसे ही हवाओं से टकराता है तो बूंदें गिरने लगती है उस बादल की और वो हो जाती है बारिश। ये संवहन प्रक्रिया थी और वायु संचरण उस संवहन प्रक्रिया को बना रहा था। जल के साथ जो वायु है वो वायु संचरण है और वायु के साथ जो जल है वो संवहन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, वो संवहन प्रक्रिया। तो ये हमने देखी है पहले संवहन प्रक्रिया, लेकिन वायु संचरण हमारे लिए नया था। अब देखिए इन दोनों को, धरातल पर वितरण जो है जलवायु का, पहला पॉइंट क्या है, धरातल पर जो वितरण है जलवायु का उसको कौन प्रभावित करता है। यानी कि धरातल पर जो वितरण है जलवायु का वो किससे प्रभावित होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि धरातल पर जो वितरण है जलवायु का, क्लाइमेट का, उसको कौन इंटरफेयर करता है, उसमें वो किससे प्रभावित होता है, तो वो वायु दाब से प्रभावित होता है। ये वायु दाब यानी हवाओं का नीचे दबना, ऊपर की हवा फिर नीचे की हवा फिर नीचे की हवा, धरातल पर जो दबाव पड़ता है उससे जलवायु प्रभावित होती है। पवनों का प्रभाव, हवाएं किस दिशा में जा रही है, पछवा है या फिर भूमध्य वाली रेखा वाली हवाएं हैं या फिर मानसूनी हवाएं हैं
या फिर चक्रवाती हवाएं हैं, कौन सी हवाएं हैं, उसका प्रभाव भी धरातल के वितरण में, जलवायु के वितरण में पड़ता है। यानी पहला कारक हमारा क्या है कि वायुदाब का प्रभाव पड़ता है प्लस हवाएं जो है उनका प्रभाव पड़ता है, हवा प्लस हवा का दाब, दोनों चीजें क्या कह रही है, यानी धरातल पर जो जलवायु बदली है, क्या बदली है धरातल पर जो जलवायु बदली है सैकड़ों सालों बाद, तो सबसे पहले किसने प्रभावित किया था, हिमालय, अक्षांश वक्षांश, वो तो बाद की चीजें थी, पहले की चीजें थी एक प्रकार से। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं कि धरातल पर जो क्लाइमेट बदला है, अचानक से जो जलवायु बदला है, क्या हवा का उसमें रोल है? तो हवा एक प्रकार की नहीं है, हवा का दाब और हवा की गति, हवा का दाब और हवा की गति पहला कारक बन गया। यानी धरातल पर जो जलवायु बदला है उसमें हवा की गति क्या है वो, प्लस हवा का दाब मतलब वायु दाब क्या है वो, इन दोनों चीजों से क्या बदला है, धरातल पर जो जलवायु वो बदला, पहला कारक। दूसरा कारक भूमंडलीय मौसम, क्या मौसम में कुछ हवाओं ने काम किया है ऐसा जिसे जलवायु बदल गई? हाँ किया है। वायु संहिताएं, मौसम का जो घेरा था उसके कारण, मौसम के अंदर जो हवाओं का घेरा था उससे जलवायु बदली है। जेट स्ट्रीम जो समताप मंडल में चलती है 6 से 14 किलोमीटर ऊपर, 6 से 14 किलोमीटर ऊपर, 110 और 184 उसकी गति थी, वो जेट स्ट्रीम जो हवाएं थी उससे भी क्या हुआ है, भूमंडल यानी पृथ्वी का भूमंडल, पृथ्वी का मंडल, भूमंडल का जो मौसम है उसके अंदर जो हवाएं हैं, चाहे वो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं, चाहे वो हवा का घेरा वायु संहिता है, चाहे वो वायु संचरण है, क्या है वायु संचरण, इससे ही भूमंडल का मौसम बदलता है। एक बार फिर से साथियों दोनों पॉइंटों को कंठस्थ कर लो, कभी भी नहीं भूलना है, क्या हवा, क्या एयर जो होती है वो कभी जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। अगर धरातल पर जो हवा है उसका दाब क्या है और वो किस गति में चल रही है, उस पवन यानी हवा का जो प्रभाव है प्लस उसका दाब जो है वो धरातल पर किस हिसाब से पड़ रहा है, तो जलवायु बदल जाती है। दूसरी बात, वायु जो है उसका चलने की जो गति है वो तो प्रभाव देखा हमने। वायु जो संचरण है उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसकी चलने की गति के साथ समताप मंडल की जो हवाएं हैं वो, और समताप मंडल की हवाएं जो सूखी वाली जिन्हें हम पछुआ कह रहे थे वो हवाएं, प्लस वायु संहिता, तापमान और आर्द्रता जो धरती की उसको कंट्रोल करने में हवा का महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए वायुमंडल के जो मौसम में भूमंडल पर अगर हवाएं हैं तो ये तीन चीजें बनती है और इससे जलवायु सैकड़ों साल बाद चेंज हो जाती है। यानी दो बिंदु बड़े ही मस्त वाले हमने पढ़ लिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, जलवायु को क्या हवा प्रभावित करती है। सिंपल तरीके से ये बात है, इसको कहने का तरीका इसका अलग है कि जलवायु जो है उसको हवा प्रभावित करती है क्या, तो छोटी सी बात हो गई, करती है, लेकिन वो कैसे करती है इसको अगर हम जानते हैं तो रामायण काफी बड़ी हो जाती है। उसमें धरातल पे कैसे प्रभावित करती है, धरातल पर हवा का दाब और प्रभाव बार बार नहीं बताएंगे इसको। भूमंडल पर मौसम जो है, मौसम के अंदर हवा का संचरण कैसा है, हवा की संहिता कैसी है, जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है वो, ये चीजें मिलकर प्रभावित कर देती है हमारी इस जलवायु को, हमारे इस क्लाइमेट को। वो बातें कुछ और थी जब मौसम प्रभावित किया करता था, ये बातें कुछ और है जब हवाएं प्रभावित करती है। वो बातें कुछ और थी जब हिमालय प्रभावित करता था, वो बातें कुछ और थी जो ऊंचा उच्च प्रभावित करता था, वो बातें कुछ और थी जो समुद्र से दूरी और समुद्र की ऊंचाई प्रभावित करती थी, वो बातें कुछ और थी जब ऋतु और मानसून प्रभावित करते हैं, ये बातें कुछ और है जब वायु प्रभावित कर रही है। कौन प्रभावित कर रही है? वायु प्रभावित कर रही है। तो ये तो कविता बन गई है ना शानदार वाली, कैसे ही करो अपन को क्या है, अपन को बस याद करना है। ठीक है, अक्षय के डायलॉग बड़े याद आते हैं आपको, है ना। तो वायुदाब, पवने, ये दो कारक हमने पढ़े जिसमें हवा प्रभावित करती थी। क्या ये खत्म हो गए? नहीं रे, एक और बच गया और वो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। पश्चिम विक्षोभ, भारत के अंदर पश्चिम क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं
वो माउट वाली है और कोई नहीं है ना। वो हवाएं शीतकाल में आती है। किस में आती है? शीतकाल में। और ये वर्षा की दशा और वायु पर आधारित होती है। वर्षा की दशा बदल देती है, वायु पर आधारित होती है। और पश्चिम क्षेत्र से आ रही है तो ये तो हवाई है और कुछ ही नहीं है। इससे क्या है, शीतकाल में आती है तो वर्षा की दशा बदल देती है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि वायु आधारित वर्षा जो है, हवा के कारण क्या वर्षा में कोई बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। हवाएं तो शीतकाल में वर्षा कर देती है जो पश्चिम क्षेत्र से आती है, और वर्षा की जो दशाएं हैं वो वायु पर आधारित होती है। ये क्या थे? ये क्या जलवा था आज? ये जो चीजें थी आज की, ये हमें बता रही थी कि हवा जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया है कि जलवायु क्या होती है? अरे कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी चीज है, किसी को भी नहीं बताना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जलवायु क्या है। कोई भी पूछ ले तो मौसम, ऋतु, हिमालय, अक्षांश, ऊंचावच, नीचावच, समुद्र से दूरी, समुद्र से जो है ऊंचाई, हवा का वायुदाब, वायु संचरण, वायु संहिताएं, जेट स्ट्रीम, इन सबसे सैकड़ों सालों में जो चीज खड़ी हो जाती है, जो एक स्थायी मौसम लेके आ जाती है। स्थायी मौसम बोल रहा हूं मैं, सिर्फ मौसम नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ वेदर नहीं बोल रहा हूं, पर्टिकुलर जो परमानेंटली जो मौसम आ गया है, परमानेंटली जो वेदर स्थापित हो चुका है किसी स्थान पे, जैसे इस स्थान पे शुष्क जलवायु यानी सूखा ही रहेगा, ये सैकड़ों सालों में बना है। हिमालय की जलवायु ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, आज नहीं कल नहीं, सैकड़ों सालों में बन पाया। कितने सालों में बन पाया? सैकड़ों सालों में ये बन पाया। तो ये चीज हमने देखा। तीनों कारक आपके बहुत अच्छे से समझ में आगे बढ़ते हैं। ये चीज हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे ही हम जाएंगे, ये दोनों चीजें मैं मौखिक समझा रहा हूं, फिर रीड भी कर दूंगा, ऐसे बुरा नहीं मानना है। पृथ्वी के अंदर जैसे हम गए और मैं 32 मीटर गया तो मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, क्योंकि 32 मीटर अंदर जाते ही तापमान क्या हो रहा है लाडले? 32 मीटर तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है 32 मीटर अंदर जाते ही। लेकिन इस बार मैं अंदर नहीं गया, इस बार मैं ऊपर की तरफ गया, पहाड़ के ऊपर गया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता लगा कि जैसे ही मैं 165 मीटर ऊपर गया, 165 मीटर ऊपर गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहां कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। पहाड़ के ऊपर कम होगा, ये 1 है, यहां पे क्या है? 1। पहाड़ के ऊपर 1 कम हो जाता है और 32 मीटर पर नीचे जाने पर 1 बढ़ जाता है। यानी नीचे कुआं खोदा तो तापमान बढ़ा, ऊपर में गया तो तापमान घटा। कहां लिखा है? जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज, आगे आपको समझ में। अब जब भी पहाड़ पे जाओ तो क्या होगा? तापमान घटेगा। अंदर कुआं खोदने जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। इसीलिए तो वो कुआं खोदता है जो पसीने से लथपथ आता है, बाहर आता है जब। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत छोटी चीज थी ये। तापमान घटने बढ़ने का कारण क्या है भाई? ऐसा क्यों होता है? तापमान क्यों घट जाता है? नीचे जाने पे क्यों बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर क्यों घट जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है उसको हम समझते हैं। ध्यान से समझना है, दोनों चीजें मैं लेकर आया हूं कि तापमान घटता क्यों है और बढ़ता क्यों है। अंदर गए तो तापमान बढ़ गया और ऊपर गए तो तापमान घट गया। इसके पीछे की क्या कहानी है उसको आज समझ लेते हैं। तापमान अनुमानित दर से ऊंचाई के साथ गिरता है, क्योंकि सतह के पास की हवाएं गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है, और ऊपर की हवा अंतरिक्ष में ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। इसलिए समझ गए? कुछ समझ में आई आपको? नहीं आया? अब जो रेगुलर क्लास ले रहा है, रेगुलर लेक्चर देख रहा है, जो कंटिन्यू पढ़ रहा है, और या फिर कोई कमेंट भी लगा रहता है पेस्ट कर करके, उसको नहीं पता। जो रेगुलर पढ़ता है उसको तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब तक जो नहीं पढ़ा अब ध्यान से समझ ले। हमने ये देखा कि ये महासागर या समुद्र था। इसको महासागर लिख दूं आपकी खुशी के लिए, नहीं तो मैं तो समुद्र लिखने वाला था इसको। महासागर, इस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, इसका पानी होगा गर्म। बहुत छोटे से क्षेत्र में समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं समझा चुका हूं। तो महासागर जो है उसका पानी गर्म होगा। गर्म होते ही कोई चीज ऊपर की ओर उठती है। जैसे कपड़े हमने सुखाए तो जैसे ही धूप लगेगी तो वहां पानी होता है तो वाष्पीकरण हो जाता है, जल के साथ वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। फिर आपने सोचा वो कहां गया? मैं बताता हूं, इतनी क्या चिंता करते हो, टेंशन में आ गए। अरे वो कहीं नहीं जाता, वापिस यही आता है। कैसे आता है? वो जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो बादल का रूप ले लेता है, और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है
तो बादल जो है पिघलने लगता है, तो बूंदे गिरने लग जाती है। क्या गिरने लग जाती है? और जो बूंदे गिरती है उससे क्या होती है? वर्षा होती है। क्या ये चीज यहां समझने की जरूरत थी? बिल्कुल थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऊपर गई तो साथ में कौन गया था? हवा गई थी। हवा, अब हमने ये देखा कि नीचे तो गर्म हुई थी लेकिन ऊपर जाते ही ठंडी हो गई, मतलब तापमान कम हुआ कि नहीं हुआ? तापमान कम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लॉजिक है तापमान कम होने का। ठीक है ना? अगर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती तो फ्रीज को हमने खोला, जो बर्फ जमी हुई है वो हमने देखी, थोड़ी देर खुला रखा तो रूम की जो हवा थी वो गर्म हुआ, जैसे ही अंदर गई तो वो क्या होगा? उसमें धीरे धीरे बूंदें गिरने लग जाएगी बर्फ की। तो उससे क्या हो रहा है? वो एक प्रतिक्रिया है जिसे संवहन प्रक्रिया कहते हैं, जिससे वर्षा होती है। ये चीज हमने देखी है। ठीक है, तो हवा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है और ऊपर की हवा अंतरिक्ष में ठंडी हो जाती है, तो तापमान वो ऊपर ठंडा रहता है। ठीक है, दूसरी बात इसी को लेकर कह रहा है, वायुमंडल में वायु का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है और ये तापमान को कम करने में मदद करता है। वायु का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है। अब जो गर्म हवा है ऊपर जाती ठंडी होने लग जाएगी तो तापमान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो ये तो था तापमान कम होने का कारण। किसका कारण था? तापमान के कम होने का कारण। लेकिन अब जो बात है, तापमान अनुमानित दर से ऊंचाई के साथ गिरता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो गिरता है, हमने पढ़ा 165 मिनट पे 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, क्योंकि सतह के पास की हवा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है और ऊपर की हवा अंतरिक्ष में ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। इसलिए वायुमंडल में वायु का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है और यह तापमान को कम करने में मदद करता है। वही चीज है, कहने का तरीका क्या है? अलग है। अब महत्वपूर्ण चीज, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने वाली स्थिति अंदर की तरफ। ठीक है, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, यानी जब सर्दी होती है, क्या होती है? जब सर्दी होती है तो मौसम किस प्रकार से चेंज होता है? धरातलीय वायुदाब तथा पवने, जहेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया? ये अपने आप में एक टॉपिक है। क्या है? अपने आप में एक पूरा लेक्चर है। ये मैंने इसलिए लिखा कि आगे हम इसको बहुत डिटेल से तीनों पॉइंटों को समझने वाले हैं। यहां हम ये बात करेंगे कि सर्दियों में जो है वो मौसम अचानक से धरातल पर वायुदाब तथा पवनें किस प्रकार बदल जाती है, क्या इसमें जेट प्रवाह जो है उसका योगदान है? क्योंकि मैं अगले लेक्चर में जेट प्रवाह फिर से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि समझा दिया ना हमने पूरा, तो समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि पूरा जेट प्रवाह हमने, जेट स्ट्रीम जिसे हम कह रहे थे, वो समझ लिया। तो कल के लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना जेट प्रवाह, तो वहां मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जेट स्ट्रीम और जेट प्रवाह जो गति है वो भी वायुमंडल को और जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये तीन बिंदु, जिसमें एक तो धरातलीय वायुदाब और पवनों की बात करेगा, दूसरा जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण की बात करेगा, और तीसरा पश्चिमी चक्रवात। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा हमारा, पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक। क्या ये अब ये जेट स्ट्रीम से ही निकलेगा, जो मावट निकली थी जेट स्ट्रीम से, शुष्क हवाएं जो नीचे आ गई थी वो ठंडी हो गई थी और उससे माहुट वर्षा हुई थी सर्दियों में, उसे जो पश्चिम चक्रवात बनेगा सर्दियों में बारिश वाला, वो यहाँ से लॉजिक जुड़ेगा। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने बेसिक जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, जेट स्ट्रीम, वायु संचरण, वायु संहिता, ये सारी चीजें एक बार पुनः लौट के आएगी किसमें? इन तीन बिंदु में, कि मौसम में शीत ऋतु के अंदर वायु किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था जो जलवायु के कारक को बता रहा था। जलवायु के कारक ने आपका पीछा छोड़ दिया है क्योंकि वो सारी चीजें हम पढ़ चुके। जलवायु के तीन कारक किसके आधार पर? जो उसके साथ मिलकर उसमें बदलाव ला रहे थे, मौसम, ऋतु और मानसून। जलवायु के वो कारक जो स्थिति के आधार पर उसे प्रभावित कर रहे थे, ऊंचावच, महासागर से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई और अक्षांश और हिमालय। वो कारक जो हवा के कारण जलवायु को प्रभावित कर रहे थे, वायु राशियां जो हमने पढ़ी, वायु का दाब, वायु का संचरण, वायु की संहिता और जेट स्ट्रीम। मुझे लगता है कि लेक्चर आपके अंगुलियों पे हो चुका है। आपको समझ में आया नहीं आया, ज्योग्राफी से रिलेटेड कमेंट आपको करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।